नमस्ते। आज हम गुहिल राजवंश के बारे में देख लेते हैं, मेवाड़ वंश। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि गुहिलों की उत्पत्ति कैसे हुई। ये गुहिल थे कौन, इसके बारे में मोटे मोटे रूप से अपने पास जैसे पहला है अबुल फजल, दूसरा है कर्नल जेम्स टोड, तीसरे हैं श्यामल दास और गौरीशंकर ओझा और गोपीनाथ शर्मा। ये प्रमुख विद्वान हुए हैं जिन्होंने गुहिलों की उत्पत्ति के संबंध में कुछ अनुमान लगाए। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि वो अनुमान क्या है, और सबसे पहले हम अबुल फजल को ले लेते हैं। अबुल फजल जो है वो ये मानता है कि गुहिल जो है वो ईरान के जो है शासक नौशेरवा आदिल की संतान थे। नौशेरवा आदिल की संतान थे। वो ये मानते हैं कि लगभग 6ठी शताब्दी के मध्य में जो ईरान के शासक नौशेरवा आदिल के पुत्र जो है वो यहाँ भारत पे उन्होंने आक्रमण किया, और उसके बाद जो है उनकी संतानें यहीं बस गई, और गुहिल जो वंश है वो उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। दूसरा जो है अनुमान लगाया है वो टाड ने लगाया। टाड के अनुसार वल्लभी के राजा थे शिलादित्य, ठीक है, और उनकी पत्नी थी पुष्पावती। टाड कहते हैं कि 524 ईस्वी में विदेशी आक्रमणकारियों ने वल्लभी पर आक्रमण किया और वल्लभी को नष्ट कर दिया, और शिलादित्य उसमें मारा गया। लेकिन जो है पुष्पावती वो बच गई। क्यों? क्योंकि जो वो है अंबा माता के यहाँ आई हुई थी, और उसी का जो पुत्र है वो हुआ है गुहिल। ठीक है, श्यामल दास जो है वो भी वल्लभी की ये मानते हैं कि जो गुहिल है वो वल्लभी से ही आए हुए हैं। ठीक है, लेकिन जो टोड की ये कहानी है कि 524 ईस्वी पूर्व में शिलादित्य पर विदेशों का आक्रमण हो गया, और पुष्पावती जो है वो यहाँ अम्बा माता के मंदिर में आई हुई थी, इस वजह से वो बच गई, और उसका पुत्र गुहिल जो है वो ही आगे चल के गुहिल वंश की जिसने स्थापना की। तो श्याम सुंदर दास भी जो है वल्लभी से ही गुहिलों की उत्पत्ति स्वीकार करते हैं। ठीक है, ओझा के बारे में, राजपूतों की उत्पत्ति जब हम पढ़ रहे थे उस समय हमने ये देखा था कि गौरीशंकर ओझा जो है वो गुहिलों को सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते हैं। ठीक है, और ये इनको आनंदपुरी से आए हुए मानते हैं। अब गोपीनाथ शर्मा जो है वो इनको मानते हैं ब्राह्मण। अब सारी दिक्कत कहाँ हुई कि अपने को जो शिलालेख मिलता है उसमें ये मिलता है कि आनंदपुरी के ब्राह्मणों के कुल को आनंद देने वाला ये गुहिल वंश हुआ है। इससे ये अनुमान लगाते हैं कि ये ब्राह्मणों के वंशज हैं, और ओझा ये कहते हैं कि इससे ये बिल्कुल अनुमान नहीं लगता कि आनंदपुरी के ब्राह्मणों के वंशज है। इससे ये अनुमान लगता है कि उन ब्राह्मणों को जो है सुख देने वाला ये वंश है। तो मोटे तौर पे हमने ये देखा कि गुहिलों के बारे में भी जो है इतिहासकारों के बीच में विवाद है। मुख्य रूप से ओझा ये वल्लभी वाला मत, श्याम सुंदर दास जो है
अपने श्यामल दास जो है ये वल्लभी के मत को मानते हैं। मुख्य रूप से ओझा जो है वो सूर्यवंशी क्षत्रिय के मत को मानते हैं और गोपीनाथ शर्मा ब्राह्मण मत को मानते हैं। ठीक है, अगर इस तरह का कोई प्रश्न आए तो अपने को जो प्रमुख ये विद्वान लोग हैं ये क्या क्या कहते हैं ये अपने को ध्यान में रखना है। अब अपन आ जाते हैं गुहिल पे। गुहिल इतिहासकार मानते हैं कि गुहिल का जो काल है वो 566 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ठीक है, अब जो है मूणो नेन्सी और जेम्स टॉड ये मानते हैं कि गुहिलों की जो है 24 शाखाएं हैं और मेवाड़ के गुहिल उन्हीं में से एक शाखा है। तो ये मानते हैं नेन्सी और टॉड इन 24 शाखाओं में, जैसे चाटसू की शाखा, चाटसू और जो है कल्याणपुर, वागड़, ठीक है, और काठियावाड़, इस तरह की 24 शाखाएं हैं और मेवाड़ के जो गुहिल है वो सबसे प्रमुख शाखा वो मानी जाती है गुहिलों में। ठीक है, अब गुहिल के बाद अपने को विभिन्न शिलालेखों में और भाटों के वंशावलियों के अनुसार ही अपने को निर्भर रहना पड़ता है कि गुहिल के बाद कौन सा शासक हुआ होगा। गुहिल के बाद जो शासकों के नाम आते हैं सील, अपराजित, नरवाहन, अल्लट, भर्तृभट्ट, ठीक है, लेकिन क्रमवार अपने को ये उपलब्ध नहीं है, किसी लेख में क्या क्रम दिया हुआ है, किसी अभिलेख में क्या क्रम दिया हुआ है। तो गुहिल के बाद जो है, जैसे गुहिल का अपने को मान लिया अपन ने काल हो गया 566 ईस्वी के आसपास। इसके बाद जो सबसे मुख्य शासक अपने को मिलता है वो है बप्पा रावल। ठीक है, इसका काल अपने को मिलता है 724 से 753 ईस्वी, मतलब लगभग जो है 666 और 734 160 साल के अंतर के बाद अपने को एक प्रतापी शासक मिलता है। हो सकता है छोटे शासक रहे हों, लेकिन बप्पा रावल का जो नाम है वो सारे अभिलेखों में अपने को आदरणीय रूप में और प्रशंसनीय रूपों में मिलता है। अब बप्पा रावल के बारे में भी समस्या क्या है कि अपने को मिलता है बापा और कालभोज। अब इसमें बड़ी दिक्कतें हैं। ठीक है, दशरथ ओझा मतलब गौरीशंकर ओझा और श्यामल दास ने मेवाड़ का इतिहास लिखा था। ठीक है ना, वीर विनोद, इसलिए अपन बार बार श्यामल दास को कोट करते हैं। और डॉक्टर गौरीशंकर ओझा बहुत जाने माने इतिहासकार रहे हैं राजस्थान के। गोपीनाथ शर्मा भी जो है अच्छे इतिहासकार रहे हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो है प्रोफेसर भी रहे हैं। तो गौरीशंकर ओझा जो है वो मानते हैं कि बापा और कालभोज ये जो है एक इसी के विरुद्ध है, मतलब कालभोज जो है उसकी उपाधि बप्पा है या बप्पा की उपाधि कालभोज है। मानते हैं कि मूल नाम जो है ये कालभोज रहा होगा। ठीक है, उसी प्रकार श्यामल दास जो है वो भी कहते हैं कि बप्पा किसी शासक का नाम नहीं है, ये जो है बप्पा ये है खिताब। ठीक है, अब बप्पा रावल के बारे में भी जो है कुंभलगढ़ प्रशस्ति इनको विप्र मानती है, यानी कुंभलगढ़ प्रशस्ति ये कहती है कि ये ब्राह्मण वंश के हुए। तो ये एक तो बप्पा और कालभोज दोनों एक ही आदमी है, ये कौन मानते हैं? गौरीशंकर ओझा और श्यामल दास। अब तीसरी जो इतिहासकार अपने मुख्य है
वो है गोपीनाथ शर्मा। ये कहते हैं कि बापा और कालभोज दोनों अलग अलग आदमी हैं, क्योंकि गौरीशंकर ओझा और श्यामल दास तो इनको मानते हैं गोहिलों को क्षत्रिय, और गोपीनाथ शर्मा जो है वो गोहिलों को मानते हैं ब्राह्मण। ठीक है, आनंदपुरी के ब्राह्मण वंश से। तो अब गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं, ये कहते हैं आबू की प्रशस्ति, आबू, रणकपुर, ठीक है, इन प्रशस्तियों के आधार पे गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि बापा और कालभोज दोनों जो है वो अलग अलग इंसान हैं। जैसे गोपीनाथ शर्मा कुछ अलग ही मत रखते हैं। गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं कि अपने को ध्यान में है कि 734 ईस्वी में बापा रावल ने चित्तौड़ के मौर्यों को हराकर चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन गोपीनाथ शर्मा इस चीज़ को नहीं मानते। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 8वीं 9वीं शताब्दी तक चित्तौड़ जो है, 8वीं शताब्दी तक तो कम से कम चित्तौड़ मौर्यों के पास ही था, और जो है चित्तौड़ गोहिलों ने नहीं, इनसे परमारों इन्होंने जो है चित्तौड़ लिया था, और परमारों से चित्तौड़ जो है वो गोहिलों ने लिया था। ठीक है, इसके बारे में कई सारे ये उदाहरण देते हैं और वो कहीं कहीं ठीक भी लगते हैं, पर जो हम इतिहास को पढ़ रहे हैं, मोटा मोटा जो क्या मान्यता रही है उस हिसाब से अपन इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने को समझ में आ गया कि भाई मोटा रूप से क्या माना जाता है कि कालभोज और बापा एक ही आदमी थे, और ये जो उसकी उपाधि थी। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं हारित ऋषि के बारे में। हारित ऋषि ऐसा मानते हैं, टोड ये मानता है कि बापा का जो पिता था वो ईडर का राजा था। ठीक है, और उसका कत्ल हो गया। उसके बाद जो है नागदा में बापा हारित ऋषि की गायें चराता था, और उनकी गायें चराकर हारित ऋषि को बापा ने जो है प्रसन्न कर लिया। तो हारित ऋषि ने बापा पर खुश होकर महादेव की उपासना की, और महादेव की उपासना करने के बाद बापा के लिए राज्य मांग लिया, और महादेव ने जो है इनको बापा को राज्य दे दिया। तो वही जो है मेवाड़ का राज्य इस तरह बापा को मिला। एक दूसरी कहानी ये भी है कि जब अंत समय आया और हारित ऋषि स्वर्ग के लिए प्रस्थान करने लगे, तो बापा को आने में थोड़ा सा विलंब हो गया, और बापा हारित ऋषि के पास पहुंचे तब तक हारित ऋषि जो है वो आसमान में उड़ चुके थे। उस समय हारित ऋषि ये चाह रहे थे कि बापा जो है अमर हो जाए, ठीक है, शारीरिक रूप से भी। तो ऐसा कहानियों में आता है, ये कहानियां अपने को मिलती हैं टोड और नैन्सी में। ठीक है, कर्नल टोड ने और नैन्सी ने जो है इस कहानी के बारे में बताया है कि उन्होंने अपने मुंह से पान की एक पीक डाली जो बापा के ऊपर ने गिरकर पैरों में गिर गई। तो इस तरह जो है मेवाड़ का राज्य जो है वो अमर हो गया बापा के बजाय। और कहते हैं कि 24 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं वहाँ से खोद के निकाली, और फिर उससे बापा ने सैनिक बनाए और खुरासान तक की विजय प्राप्त की। रावलपिंडी का नाम भी जो है बापा रावल के नाम पे ही रावलपिंडी रखा गया था। इस प्रकार की कई सारी कहानियाँ बापा के बारे में अपने को जानने को मिलती है। तो इन सब चीज़ों से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बापा निश्चित रूप से 734 से 753 ईस्वी के बीच में, इन 30 सालों में इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण शासक रहा होगा। तो बापा की राजधानी थी नागदा, और बापा ने एक लिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया कैलाशपुरी में। ठीक है, कैलाशपुरी में एक लिंग जी के मंदिर का निर्माण कराया, और स्वयं को जो है एक लिंग जी का दीवान इन्होंने माना, क्योंकि जो है महादेव जी की कृपा से ही हारित ऋषि की कहानी के अनुसार बापा को राज्य प्राप्त हुआ था। कालांतर में मोकल और
रायमल सॉरी, इन्होंने जो है इस मंदिर को जो है जीर्णोद्धार करा के और बड़ा बनाया, और अभी जो है काले संगमरमर की चौमुखी प्रतिमा यहाँ लगी हुई है, संभवतः वो रायमल ने स्थापित की थी। ठीक है ना। तो इस प्रकार बापा के बारे में अपने को ये जानकारी मिलती है। अब जो है बापा ने अपने आप को हिंदू व सूरज की उपाधि से हिंदू व सूरज की उपाधि है बापा ने धारण की। ठीक है ना। अब जो जैसे गुहिल 566 और ये बापा रावल 734, तो ये दोनों जो वंश है, मतलब ये दोनों कालक्रम के अनुसार लगभग इनमें 160 साल का अंतर है। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति से भी अपने को ऐसा ही जानकारी मिलती है कि भाई बापा और गुहिल के बीच में संभवतः 4 वंशों का अंतर है, 4 पीढ़ियों का अंतर है। तो ये दोनों जो है समानांतरी माने जा सकते हैं। अब जो है ये जो 734 ईस्वी में चित्तौड़ को जीता था इन्होंने, ये अपने को सूचना कहाँ से मिलती है? राज प्रशस्ति से। ठीक है। हालांकि गोपीनाथ शर्मा इस चीज़ को नहीं मानते हैं। गोपीनाथ शर्मा ये मानते हैं कि चित्तौड़ जो है उस समय भी मौर्यों के अधिकार में ही रहा था। ठीक है ना। और बापा की मृत्यु कहाँ हुई? कुछ लोग कहते हैं कि बापा जो अपने अंतिम समय पे खुरासान चला गया, वहाँ इसने कई सारी स्त्रियों से शादियाँ की, कई सारे इसके बच्चे पैदा हुए, खुरासान में इसका देहांत हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। बापा की समाधि जो है वो अपने को नागदा में मिलती है। तो बापा का अंतिम समय संभवतः नागदा में ही बीता था। ठीक है। तो उसका देहांत भी कहाँ हुआ? नागदा में। और बापा की राजधानी भी कहाँ थी? नागदा में। अब बापा के बाद जो है गुहिलों का पतन शुरू हो गया। ठीक है। बापा के बाद बापा का जो है उत्तराधिकारी महेंद्र, ये जो है भीलों से हार गया। इस क्षेत्र में जो है भील जाति का भी बड़ा वर्चस्व रहा था, और महेंद्र जो है वो भीलों से हार गया। लेकिन महेंद्र का उत्तराधिकारी था शिलादित्य। इसने भीलों को पराजित करके मेवाड़ का जो खोया हुआ सम्मान है वो वापस यहां दिलाया। तो कुल मिला के महेंद्र हार गया भीलों से। फिर जो है शिलादित्य ने वापस मेवाड़ का वो जो प्रभुत्व और मान सम्मान है वो दिलाया। खुमान तृतीय इसमें सबसे शक्तिशाली शासक था। उसके बीच में जो है खुमान सेकंड से लेके महानायक तक के जो वंशज हैं वो कमज़ोर रहे, और उस समय जो है चित्तौड़ पे परमारों का वापस अधिकार हो गया। ठीक है। तो कमोबेश चित्तौड़ जो है फुल फ्लेश इनके अधिकार में अभी नहीं आया था। कभी अधिकार हो जाता, कभी परमार वापस छीन लेते। ठीक है ना। तो इनका जो क्षेत्र है वो उदयपुर, नागदा और उसके आसपास के क्षेत्र पे ही इनका अधिकार था। ठीक है ना। तो अपने को देखा कि शिलादित्य ने जो है भीलों को पराजित कर दिया और वापस जो है मेवाड़ को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। अब जो है शिलादित्य के बाद खुमान प्रथम, ठीक है, खुमान प्रथम जो है ये वापस एक प्रतापी शासक हुआ, और कहते हैं कि इसके समय अरब आक्रमण हुआ था। अरबों ने आक्रमण किया मेवाड़ पर, सिंध के क्षेत्र से किया होगा, हो सकता है। और खुमान प्रथम ने उन अरब आक्रमणकारियों का मुंह तोड़ जवाब दिया। इसके बाद खुमान सेकंड से ये कमजोर शासक रहा, और परमारों ने जो है अधिकार कर लिया। वापस जो है खुमान तृतीय, ये लगभग 877 से 926 ईस्वी तक इसने खोए हुए गौरव को वापस प्राप्त किया। और खुमान तृतीय के बारे में
कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इसको बड़ा विजेता बताया है। और खुमान तृतीय के बारे में उसमें लिखा है कि इसने अंग, तेलंग, द्रविड़, सौराष्ट्र, इन सब प्रदेशों को भी इसने जीता था। ठीक है, ये सब प्रदेश अपने को जानकारी रखने की ऐसे कोई आवश्यकता है नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि खुमान तृतीय जो है वो प्रतापी शासक था और कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इसके बारे में प्रशंसनीय शब्द है। तो एक तो आपका खुमान तृतीय और खुमान फर्स्ट, ये दोनों जो है प्रतापी शासक रहे हैं। अब इनके कालक्रम का निर्धारण अपन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अपने को जानकारी नहीं है। ये सारे वंशजों और ये जो वंशावली पीढ़्यावली है, ये हम केवल चारण भाटों के ऊपर, उनकी वंशावलियों पर और प्रशस्तियों में जो दिया गया है उसके ऊपर अपन निर्भर है। मोटा मोटा रूप से जेत्र सिंह के बाद अपने को काल क्रमानुसार इतिहास जो है मेवाड़ का मिलता है। जेत्र सिंह तक है वो ऐसे चलेगा लगभग। तो खुमान तृतीय हो गया। अब खुमान तृतीय का जो लड़का था, अपने को ध्यान है कि इस समय चित्तौड़ पे किसका अधिकार है? परमारों का। ठीक है, और इसी समय जो है लगभग यही काल जो है कुमार प्रथम से लेके इस तक राष्ट्रकूट जो है वो दक्षिण भारत में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहे थे। और राष्ट्रकूटों ने प्रतिहारों, परमारों, सारे उत्तर भारत के जो राजा थे उनको उन्होंने हरा दिया। तो इसका पुत्र हुआ भद्रभट्ट, कुमार तृतीय का उत्तराधिकारी हुआ। कंफर्म रूप से नहीं कह सकते हैं कि ये इसका पुत्र ही था, पर इसका जो है सक्सेसर था। ठीक है, इसने जो है राष्ट्रकूट की राजकुमारी से विवाह कर लिया। ठीक है ना, राष्ट्रकूट राजकुमारी से विवाह कर लिया तो राष्ट्रकूटों की शक्ति भी इसको मिल गई। इसका लड़का हुआ अल्लट। ये जो है फिर से एक महत्वपूर्ण शासक अपने को मेवाड़ में मिलता है। अब अल्लट की माता तो हो गई राष्ट्रकूट वंश की, और अल्लट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह कर लिया। तो राष्ट्रकूट और हूण, इन दोनों शक्तियों के दम पे इसने परमारों को पराजित कर दिया और अपने क्षेत्र से परमारों को निकाल भगाया। ठीक है ना। और अपने को आहड़ के अभिलेख से ऐसा उल्लेख मिलता है कि पहला तो इसने परमारों को पराजित किया, दूसरा इसने आहड़ में एक वरा मंदिर का निर्माण कराया और उस मंदिर की व्यवस्था के लिए दान पुण्य भी किए, कुछ गांवों का भी दानवान किया होगा। तीसरा जो है इसने अपने यहाँ नौकरशाही का उल्लेख अपने को स्पष्ट रूप से इसके बारे में मिलता है। हो सकता है पहले भी रहा हो, लेकिन इसके बारे में स्पष्ट रूप से मिलता है। इसके अभिलेखों में अपने को मिलता है कि इसके जो दरबार में या इसके शासनकाल में कई सारे मंत्री थे, जैसे मुख्यमंत्री और अक्षपटलिक, ठीक है ना, और जो है संधि विग्रहक और भिषगादिराज, ये सारे जो नाम अपने को ध्यान में रखने की इतनी आवश्यकता है नहीं। तो उस समय जो, वैसे गुप्त शासक अपन जब पढ़ते हैं तो गुप्तों के शासनकाल में जो मुख्य रूप से मंत्री वगैरह हुआ करते थे, वही जो है शासन व्यवस्था बाद के काल भी, जब तक ये तुर्क और मुगल नहीं आ गए तब तक ये चलती रही थी। तो कौन कौन से मिलते हैं? मुख्यमंत्री मिलता है, संधि विग्रहक मिलता है, अक्षपटलिक मिलता है और भिषगादिराज मिलता है। तो इस प्रकार नौकरशाही की स्थापना का श्रेय मेवाड़ राज्य में किसको दिया जाता है? अल्लट को। तो अल्लट के प्रमुख कार्य क्या क्या हो गए? इसने राष्ट्रकूटों और हूणों की सहायता से परमारों को पराजित करके इस पूरे क्षेत्र पर वापस अधिकार कर लिया और आहड़ में इसने वरा मंदिर का निर्माण करवाया और अपने राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कुछ मंत्रियों और राज पदाधिकारियों की इसने नियुक्ति की। ठीक है, ये अल्लट के समय में आहाड़ या आगाटपुर ये दूसरी राजधानी बनी और आहड़ के बारे में अपने को पता है कि ये
2000 सालों से बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर रहा था, ठीक है। और इसलिए आहड़ का महत्व जो है वो अल्लट के समय और भी बढ़ गया। अब अल्लट के बाद जो आता है वो है नरवाहन। तो हम देख रहे थे कि नरवाहन के बाद जो है मेवाड़ की शक्ति जो है वापस उसका ह्रास हो गया। उसके बाद नरवाहन के बाद जिससे राजा हुआ शालीवाहन। ये गुजरात के सोलंकियों का सामंत मात्र रह गया, ठीक है ना। और अपने को ध्यान में है कि 973 ईस्वी के आसपास मुंज परमार ने चित्तौड़ पे अधिकार कर लिया और इसने 977 का एक शिलालेख अपने को मिलता है, उससे अपने को पता चलता है कि मुंज परमार ने आहड़ को नष्ट कर दिया, ठीक है ना। उसको लूट के खत्म कर दिया आहड़ को, और चित्तौड़ पर भी अपना अधिकार कर लिया। इसीलिए चित्तौड़ में भोज परमार ने जो है त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनवाया, ठीक है ना। और आजकल इसको मोकल के मंदिर के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। तो भोज परमार ने यहाँ त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया और उसको हम मोकल के मंदिर के नाम से भी जानते हैं। अब परमारों के बाद जो है चित्तौड़ और उसके आसपास के एरिया जो है वो है उस पे सिद्धराज चालुक्य ने अधिकार कर लिया, ठीक है ना। तो चित्तौड़ और उसका आसपास का क्षेत्र जो है वो परमारों के बाद किसके अधिकार में चला गया? चालुक्यों के अधिकार में चला गया। तो इस प्रकार ये जो पूरा कालखंड है, जब तक जैत्र सिंह नहीं आ जाता 1213 से 1250, तब तक जो है मेवाड़ का पूरा जो इतिहास है वो किसी न किसी राजा के सामंत के रूप में ही अपने को मिलता है। लेकिन हम देख रहे थे 1158 ईस्वी के आसपास एक शासक हुआ रण सिंह, ठीक है। इससे जो है चौहानों की दो शाखाएं निकली, राणा और रावल। राणा अपने को पता है कहाँ है? सिसोदिया के। और रावल जो है वो 1303 में रतन सिंह इसका अंतिम शासक था। 1303 में जब अपन रतन सिंह पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध के बाद रतन सिंह मर गया, और रतन सिंह के जो है मरने के बाद चित्तौड़ का जो दुर्ग है अलाउद्दीन ने अपने लड़के खिजर खां को दे दिया, और खिजर खां ने मालदेव सोनगरा को दे दिया, और मालदेव सोनगरा को जो है सिसोदिया वंश के राणा ने उसको हरा दिया था, हमीर ने, और उस पर अपना अधिकार कर लिया था। तो राणा जो है वंश उसके बाद शुरू होता है। तो ये दो शाखाएं हैं, राणा शाखा और रावल शाखा। अब रण सिंह के बाद जो है एक शासक हुआ सामंत सिंह। ये तो जाके थोड़ा सा महत्वपूर्ण शासक हुआ। इसने क्या किया, गुजरात का जो एरिया है आसपास का, मेवाड़ का एरिया जो गुजरात से लगा हुआ है, वो गुजरात के शासक अजयपाल से छीन लिया, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ, सामंत सिंह की शादी हुई पृथ्वीराज द्वितीय की बहन से, तो उसकी वजह से कीतू चौहान जो है वो नाराज हो गया और उसने सामंत सिंह को मेवाड़ से निकाल दिया। तो सामंत सिंह ने मेवाड़ से निकलकर वागड़ में अपना राज्य स्थापित किया, ठीक है। ये वागड़ का जब इतिहास देखेंगे अपन तो उस समय हम इसको और विस्तार से देख लेंगे। वागड़ में अपना राज्य स्थापित करके अपनी राजधानी क्या बनाई? बड़ौदा को, ठीक है। और इसके बाद जो है महत्वपूर्ण शासक जिससे अपने को इतिहास का प्रॉपर कालक्रम वगैरह मिलता है वो है
जैत्र सिंह 1213 से 1250 ईस्वी। ठीक है, तो मूल रूप से मेवाड़ की पृष्ठभूमि समझने में ये अपने को जरूरी था। हम देख रहे हैं काफ़ी टाइम से कि चित्तौड़ है, चित्तौड़ पे जब बापा ने अधिकार कर लिया तो फिर परमारों ने, भोज परमार ने उस पर त्रिभुवन नारायण का मंदिर कैसे बनाया, तो सारा इतिहास हमने देखा तो हमने ये जाना कि जो 1213 ईस्वी तक परमार, प्रतिहार, चालुक्य और इन सब लोगों ने समय समय पर मेवाड़ पे अधिकार ये लोग करते रहे। चित्तौड़ जो है कभी अपने अधिकार में कर लिया, कभी किसी राजा ने इनसे छीन लिया, तो इस तरह का कार्यक्रम चलता रहा। तो जैत्र सिंह से पहले कुछ ही राजा ऐसे हुए हैं जिन्होंने मोटे मोटे रूप से मेवाड़ के जो है साम्राज्य को, राज्य को बढ़ाया। उसमें अपन ने देखा गुहिल हुए सबसे पहला जो है, उसके बाद बापा हुआ है। ठीक है, बापा के बाद जो है महत्वपूर्ण शासक हुआ है वो अल्लट हुआ है। ठीक है, इन 2-3 शासकों के अलावा कुमार प्रथम भी हुआ है, जिसके काल में जो है अरबों ने आक्रमण किया था और अरबों को उसने पराजित किया था। ठीक है ना, तो ये हमने देखा। अब अपन कल से जैत्र सिंह से मेवाड़ के इतिहास का दूसरा चरण शुरू करेंगे। धन्यवाद।